पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। निकाह के बाद सब बहुत खुश थे, मगर मेरी हालत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जैसे ही नौरीन को दुल्हन के लिबास में मेरे सामने लाया गया, मेरे अंदर नफरत का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो शर्माई हुई सर झुकाए मेरे सामने खड़ी थी। उसकी चमकती आंखों और सजी संवरी सूरत को देखने के बावजूद मेरा दिल बेहिस था। मैंने उसे एक लम्हे के लिए भी ठीक से नहीं देखा। दिल में बस एक ही बात गूंज रही थी, ये सब मेरे साथ क्यों हुआ? क्यों मुझसे पूछे बगैर ये फैसला सुना दिया गया? मैंने गुस्से भरे सख्त लहजे में जल्दबाजी में कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक तलाक। दुल्हन के लिबास में खड़ी नौरीन के चेहरे पर पहले हैरत, फिर दुख और आखिर में बेहिसी छा गई थी। उसने सर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ एक गहरी खामोशी थी। मैंने एक लम्हे के लिए उसकी तरफ देखा और फिर फौरन नजरें हटा ली। मेरे कदम तेजी से कमरे से बाहर निकल गए थे। बाहर जाते हुए मैंने अम्मा और अब्बा की तरफ देखा। उनके चेहरों पर सदमा था, लेकिन मैं किसी की परवाह नहीं कर रहा था। मेरे दिल में बस एक ही एहसास था, आजादी। मेरा नाम हम्माद है। मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ, जहां जिंदगी सादगी और मोहब्बत से भरी हुई थी। मेरा बचपन खेतों में खेलते, नहर के किनारे बैठकर ख्वाब देखते और गांव की गलियों में दौड़ते भागते गुजरा था। मेरा गांव एक खूबसूरत जगह पर था, जहां हर तरफ हरियाली और सुकून था। मैं हमेशा सोचता था कि दुनिया कितनी बड़ी होगी, मेरे गांव के बाहर की जिंदगी कैसी होगी। मेरे वालिद एक सादा मगर सख्त मिजाज इंसान थे। वो हमेशा कहते थे, बेटा तालीम हासिल करो, इल्म ही तुम्हें एक बेहतर इंसान बना सकता है। मेरी वालदा बहुत ही मोहब्बत करने वाली खातून थी। मेरी इब्तदाई तालीम गांव के स्कूल में हुई। वो एक छोटा सा स्कूल था, जहां एक ही उस्ताद सभी मज़ामीन पढ़ाते थे। मैंने अपनी तालीम में हमेशा दिल लगाया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं कुछ बनना चाहता हूँ तो मुझे अपने ख्वाबों को संजीदगी से लेना होगा। मैंने अपने वालिद से कई बार सुना था कि बड़े शहरों में तालीम हासिल करना जिंदगी को बदल सकता है। तभी मेरे दिल में ये ख्वाहिश जागी कि एक दिन मैं लंदन जाऊंगा और वहाँ की किसी मशहूर यूनिवर्सिटी में पढ़ूंगा। जब मैंने यहाँ अपनी तालीम मुकम्मल की तो मैंने वालिद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अब्बा जी ने मुझे गौर से देखा और कहा, हमाद, ये आसान नहीं है। लंदन जाना एक बड़ा ख्वाब है और इसे पूरा करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुम वाकई दिल से चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर मेरा हौसला बढ़ गया। मैंने अपनी मजीद तालीम के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार एक दिन वो खबर मिली जिसका मुझे इंतजार था। मुझे लंदन की मशहूर यूनिवर्सिटी किंग्स कॉलेज लंदन में दाखिला मिल गया था। वो दिन मेरे लिए खुशियों का एक खजाना लेकर आया। रवानगी के दिन मैंने अपने वालिदैन से इजाजत ली। अम्मा ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, बेटा जहाँ भी जाओ अपनी जड़ों को मत भूलना, अपने गांव, अपनी रिवायात और अपनी इज्जत को हमेशा कायम रखना। अब्बा ने कहा, बेटा दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं। अपनी मेहनत और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ना। जब मैं गांव की छोटी सी बस से रवाना हुआ तो मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे पता था कि मैं अपनी जमीन, अपने गांव और अपने लोगों को बहुत याद करूंगा, लेकिन एक नई दुनिया मेरा इंतजार कर रही थी। जब मैं लंदन पहुंचा तो मैं हैरत में खो गया। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, रोशनियां और लोगों का हजूम था। ये शहर एक अलग दुनिया थी, जो मेरे गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब मैं किंग्स कॉलेज लंदन पहुंचा तो वो लम्हा मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। यूनिवर्सिटी की इमारत बुलंदो बाला और शानदार थी। शुरू के दिनों में मैं थोड़ा झिझकता था। यहाँ के लोग, उनकी जुबान, उनके तौर तरीके, सब कुछ नया और अजीब लगता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने दोस्त बनाए और इस माहौल में घुल मिल गया। मैं अक्सर खुद से कहता, हम आज ये वो लम्हे हैं जिसके लिए तुमने ख्वाब देखा था। अब वक्त है कि तुम अपनी मेहनत और लगन से अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलो। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई का मेयार बहुत बुलंद था। मैंने दिन रात मेहनत की, क्योंकि मैं जानता था कि ये मौका मेरी जिंदगी का सबसे अहम मौका है। लंदन का हर दिन मेरे लिए एक नया तजुर्बा लेकर आता था। मैं कभी ब्रिटिश म्यूजियम देखने जाता, कभी लंदन आई पर वक्त गुजारता और कभी किसी कैफे में बैठकर अपनी यादों में खो जाता। ये शहर अपनी खूबसूरती और तेज रफ्तारी के साथ मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन कहीं न कहीं दिल के एक कोने में मेरा गांव, मेरी मट्टी और मेरे वालिदैन की दुआएं हमेशा जिंदा थीं।
یہ میری زندگی کا ایک نیا سفر تھا جو مجھے خود کو پہچاننے اور اپنی منزل کی طرف بڑھنے کا راستہ دکھا رہا تھا۔ لندن میرے لیے زندگی کی سب خوشیوں کا مرکز تھا۔ میں نے یہاں تعلیم حاصل کی تھی اور اب ایک چھوٹی نوکری کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین خواب پورے کر رہا تھا۔ میری والدہ اکثر فون پر کہتی تھی کہ بیٹا کبھی گاؤں بھی آ جایا کرو، ہم سب تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، لیکن میں ہمیشہ کسی نہ کسی بہانے سے ٹال دیتا تھا۔ ابا کبھی کبھار سخت لہجے میں کہتے کہ اپنے گاؤں اور اپنی زمینوں کو بھول مت جانا، یہ سب تمہاری ذمہ داری ہے، لیکن میں ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ ایک دن والدہ نے فون پر مجھ سے کہا کہ حماد بیٹا، تمہیں جلدی آنا ہوگا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیسا سرپرائز اماں، لیکن انہوں نے مزید کچھ بتانے سے انکار کر دیا اور بس جلدی آنے پر زور دیتی رہیں۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن 2 ہفتے بعد میں نے گاؤں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب میں گاؤں پہنچا تو ہر طرف ہریالی اور خوشیوں کا سما تھا۔ گاؤں کی کچی سڑکیں، کھیتوں کی لہلہاتی فصلیں اور پرانے گھروں کا منظر دیکھ کر دل کو عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اماں اور ابا کے چہرے پر خوشی دیکھ کر مجھے لگا جیسے میں نے برسوں بعد ان کی خوشیوں کو واپس لوٹا دیا ہو۔ گھر کے باہر ہی گاؤں کے سب لوگ جمع تھے، میرے چچا، میرے کزنز اور محلے کے دیگر لوگ، سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اچانک ابا نے سب کے سامنے اعلان کیا کہ حماد کا نکاح طے ہو گیا ہے میری بھتیجی نورین سے۔ میں اس اعلان پر حیرت سے پتھر کا ہو گیا تھا۔ ابا کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے، لیکن میں کچھ بول نہیں پایا۔ سب لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور نورین کا ذکر کر رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے والدین نے میرا رشتہ گاؤں کی ایک سادہ لڑکی سے طے کر دیا ہے۔ میرا دل اندر ہی اندر بیچو تاب کھا رہا تھا، لیکن وہاں موجود لوگوں کے سامنے میں خاموش رہنے پر مجبور تھا۔ جیسے ہی موقع ملا میں اندر گیا اور ماں کے پاس جا کر بولا، اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ آپ جانتی ہیں میں گاؤں کی کسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ اماں نے نرمی سے کہا، بیٹا یہ تمہارے ابا کا فیصلہ ہے اور نورین بہت اچھی لڑکی ہے، تمہیں وہ پسند آئے گی۔ میں نے غصے سے کہا، اماں میں اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اماں نے میری بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، بیٹا نکاح کا وقت قریب ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میری باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا اور میں خود کو بے بس محسوس کرنے لگا۔ اگلے دن نکاح کی تقریب کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ پورا گاؤں سج گیا تھا، ہر طرف خوشی کا سما تھا۔ مرد مہمان چبوترے پر بیٹھے تھے اور خواتین اندر کی طرف جمع تھیں۔ میرے دل میں ایک طوفان اٹھ رہا تھا، لیکن سب کچھ اتنی جلدی ہو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ ابا کے حکم کے مطابق میں نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے اور نورین سے نکاح کر لیا۔ تقریب کے دوران گاؤں کی خواتین نورین کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں، نورین کی سادگی اور معصومیت کی باتیں کر رہی تھیں، لیکن میرے دل میں ایک ہی بات تھی کہ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ رات کے وقت میں اکیلا بیٹھا سوچ رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میری زندگی کے فیصلے مجھ سے چھین لیے گئے تھے۔ میں لندن واپس جانا چاہتا تھا اور اس سب سے دور بھاگنا چاہتا تھا، لیکن دل میں عجیب سی بے چینی تھی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ شادی کے بعد جب میں نے نورین کو پہلی بار دیکھا تو وہ واقعی سادہ اور معصوم تھی، لیکن میری نظروں میں وہ اس معیار کی نہیں تھی جس کی میں توقع کر رہا تھا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ لیا کہ میں نورین کو طلاق دے کر واپس لندن چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنی بات نورین کو بغیر کوئی موقع دیے سنا دی۔ نورین کے چہرے پر دکھ کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے نظریں جھکا کر کہا، میں سمجھتی ہوں، لیکن کیا ہم اس رشتے کو وقت نہیں دے سکتے؟ میں نے غصے سے کہا، وقت دینے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اس رشتے کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسی وقت کمرے سے باہر آیا اور ابا کے پاس جا کر کہا کہ میں نورین کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ ابا غصے میں کھڑے ہو گئے اور بولے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ نکاح ہو چکا ہے اور اب تم اسے طلاق دینے کی بات کر رہے ہو؟ میں نے کہا، ابا میں اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا، آپ نے میرے ساتھ زبردستی کی ہے، یہ نکاح میری مرضی کے بغیر ہوا ہے۔ ابا نے غصے سے کہا، یہ ہماری عزت کا سوال ہے حماد، اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ میں نے کہا، ابا آپ کو اپنی عزت کی فکر ہے، لیکن میری خوشیوں کا کیا؟ آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ خود کر لیا۔ ابا نے سخت لہجے میں کہا، ہم نے تمہارے لیے جو سوچا ہے وہی بہتر ہے۔
मैंने कहा, मैं इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगा। मैंने नौरीन को तलाक देने का फैसला कर लिया है और मैं कल ही लंदन वापस जा रहा हूँ। अब्बा ने कहा, हम्माद, तुम हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रहे हो। तुम्हें सोचना चाहिए कि गांव में लोग क्या कहेंगे। मैंने कहा, अब्बा, मुझे किसी की परवाह नहीं है। मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारना चाहता हूँ। अम्मा रूहानसी होकर बोली, हमाद बेटा, ये क्या कर रहे हो? हमने तुम्हारे लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है। मैंने कहा, अम्मा, मैं जानता हूँ आप मेरे लिए अच्छा सोचती हैं, लेकिन ये निकाह मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है। अम्मा ने कहा, नौरीन एक अच्छी लड़की है, उसे मौका दो। अम्मा, वो अच्छी हो सकती है, लेकिन वो मेरे ख्वाबों की लड़की नहीं है। मैंने लंदन में जिंदगी के जो ख्वाब देखे हैं वो नौरीन के साथ पूरे नहीं हो सकते। मेरी बातों से अम्मा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने अपने कमरे में जाकर अपने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। अगली सुबह मैंने अम्मा अब्बा को अलविदा कहा और गांव छोड़कर हमेशा के लिए लंदन वापस चला आया। लंदन वापस आकर मैंने अपने काम में खुद को मसरूफ कर लिया, लेकिन दिल में एक खलश बाकी रही। मैंने नौरीन के साथ जो किया वो सही था या गलत, ये सवाल मुझे हमेशा सताता रहता। लेकिन मैंने खुद को ये सोचकर तसल्ली दी कि मैंने अपनी जिंदगी के लिए जो फैसला किया वो ही बेहतर था। लंदन में मेरी जिंदगी ने एक बार फिर अपनी रफ्तार पकड़ ली थी। काम के तूफान और शहर की रोशनियां मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं, लेकिन दिल में खालीपन था जो मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। शायद वो गांव की तल्ख यादें थीं या फिर मेरी अपनी ही बेचैनी जो मुझे कभी सुकून से रहने नहीं देती थी। दफ्तर में मेरा दिन हमेशा मसरूफ गुजरता था। एक दिन लंच के वक्त कैफे में बैठा अपनी कॉफी के साथ खोया हुआ था कि अचानक किसी ने मेरे सामने आकर बैठने की इजाजत मांगी। मैंने नजर उठाई तो एक हसीन लड़की मुस्कुराते हुए मेरे सामने खड़ी थी। वो बोली, ये जगह खाली है क्या? मैंने सर हिलाकर कहा, जी बिल्कुल। वो शुक्रिया कहकर बैठ गई और अपनी कॉफी का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर खामोश रही, लेकिन फिर उसने खुद बात शुरू की, क्या आप भी हमेशा अकेले कॉफी पीते हैं? मैंने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, जी बस काम के दौरान यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिलता है। उसने कहा, तो आप काम के साथ साथ सुकून के भी शौकीन हैं? मैंने कहा, ऐसा कुछ खास नहीं, बस जिंदगी को थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आप फलसफी भी हैं? मैंने हैरत से कहा, फलसफी नहीं, बस एक आम सा इंसान हूँ जिसका ज्यादा वक्त काम में गुजरता है। उसने कहा, काम तो सब करते हैं, लेकिन जिंदगी को जीना जरूरी है। उसकी गुफ्तगू ने मेरा दिन बदल दिया था। उस लड़की का नाम एमिलिया था। वो एक खुश मिजाज और खुद मुख्तार लड़की थी जो लंदन की रोशनियों की तरह खुद भी रोशन थी। उस दिन के बाद हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। एमिलिया और मैं अक्सर शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में घूमते। वो मुझे लंदन के ऐसे मकामात दिखाती जो शायद मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। एक दिन हम दोनों थीम्स के किनारे बैठे थे। वो बोली, हम्माद, तुम हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? मैंने कहा, शायद मैं जिंदगी के मसाइल को ज्यादा संजीदगी से लेता हूँ। उसने कहा, जिंदगी मसाइल के साथ ही चलती है, लेकिन उसे जीना भी एक फन है। मुझे देखो, मैं भी काम करती हूँ, लेकिन खुशी के लिए वक्त निकालना नहीं भूलती। मैंने कहा, तुम वाकई खुश नजर आती हो, लेकिन क्या वाकई सब कुछ इतना आसान है? उसने कहा, नहीं, आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। हमारी दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। एमिलिया की मौजूदगी मेरे लिए सुकून का बायस बनने लगी थी। वो जिंदगी के हर पहलू को खुलकर जीने वाली लड़की थी और उसकी ये आदत मुझे बहुत मुतासिर करती थी। एक दिन हम दोनों एक म्यूजियम में घूम रहे थे। उसने अचानक पूछा, हमाद, क्या तुम्हें कभी किसी से मोहब्बत हुई है? मैंने कहा, मोहब्बत शायद नहीं, लेकिन दिल में कुछ जज्बात जरूर थे जो वक्त के साथ साथ खत्म हो गए। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम्हारा दिल पत्थर का है या फिर तुम्हें अभी तक वो खास शख्स नहीं मिला? मैंने कहा, शायद वो खास शख्स नहीं मिला। उसने कहा, फिर तलाश जारी रखो, मोहब्बत खुद आकर नहीं मिलती, उसे ढूंढना पड़ता है। एमिलिया के साथ वक्त गुजारना मेरे लिए एक नई जिंदगी का आगाज था। वो मुझे अपनी दुनिया में ले जा रही थी जहाँ खुशियाँ थीं, हंसी थी और हर लम्हा जीने का मजा था। हमने कई जगह एक साथ दरियाफ्त की, कभी किसी आर्ट गैलरी में तो कभी किसी पार्क में। वो मुझे मुख्तलिफ खाने चखने पर मजबूर करती और मैं हंसते हुए उसकी बात मान लेता।
एक दिन उसने कहा, हमाद, तुम वाकई एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम खुद को बहुत कैद में रखते हो। मैंने कहा, शायद मैं अपने माजी की वजह से ऐसा हूँ। उसने कहा, माजी वो किताब है जिसे बंद कर देना चाहिए। तुम अपनी जिंदगी के हर लम्हे को जियो और उसे यादगार बनाओ। इमिलिया की बातें मेरे दिल को छू जाती थीं। मैंने महसूस किया कि उसके साथ वक्त गुजारना मेरी जिंदगी के खालीपन को भर रहा था। वो रोशनी थी जो मेरे दिल के अंधेरों को खत्म कर रही थी। हमारी मुलाकातों का सिलसिला जारी था। फिर एक दिन एमिलिया ने कहा, हमाद, मुझे तुमसे एक बात करनी है। मैंने कहा, बोलो। वो बोली, तुम्हारे साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम अपनी इस दोस्ती को एक और सतह पर ले जाएं। मैंने हैरत से पूछा, मतलब? वो बोली, मतलब मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को और करीब से जाने। मैं खामोश हो गया क्योंकि मेरे दिल में नौरीन की तल्ख यादें फिर से ताजा हो गई थीं। एमिलिया ने मेरी खामोशी को समझते हुए कहा, अगर तुम तैयार नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन याद रखो, जिंदगी दूसरा मौका कम ही देती है। एमिलिया की ये बात मेरे दिल में घर कर गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला करूं, लेकिन एक बात तय थी कि एमिलिया की मौजूदगी ने मेरी जिंदगी को बदल दिया था और शायद ये मोहब्बत की शुरुआत थी। लेकिन मैं अपने माजी के साए से निकल नहीं पा रहा था। एमिलिया के साथ वक्त गुजारते हुए मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरी जिंदगी में खास मकाम रखती है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसका हर अमल मुझे अपनी तरफ खींच रहा था। वो मेरी जिंदगी में वो खुशी लेकर आई थी जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी। एक दिन एमिलिया ने कहा, हम्माद, मुझे तुमसे कुछ अहम बात करनी है। मैंने हंसते हुए कहा, कहो, क्या हुआ? वो संजीदा होकर बोली, हमाद, हम काफी वक्त एक साथ गुजार चुके हैं और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम इस रिश्ते को रस्मी बना दें। मैंने मुस्कुराकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बोली, मेरी एक शर्त है। मैंने हैरत से पूछा, शर्त? उसने कहा, हाँ, मेरी फैमिली रवायती तौर पर रिश्तों को कबूल करती है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे वालिदैन से मिलो और उनसे बाकायदा तौर पर रिश्ता मांगो। मैंने हंसते हुए कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो फिर संजीदा हो गई और बोली, नहीं हमाद, ये इतना आसान नहीं होगा। मेरे वालिदैन चाहते हैं कि मैं किसी ऐसे शख्स से शादी करूं जिसका अपनी फैमिली के साथ गहरा ताल्लुक हो। मैंने कहा, तो इसका क्या मतलब है? उसने कहा, हमाद, तुम्हें अपने वालिदैन के साथ अपने ताल्लुकात को ठीक करना होगा। तुम्हें अपने गांव जाना होगा और अपनी फैमिली के साथ सुलह करनी होगी। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा खौफ पैदा हो गया। गांव वापस जाना, वालिदैन से माफी मांगना, इन तल्ख यादों का सामना करना, ये सब मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन मैं इमिलिया को खोना नहीं चाहता था। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारे लिए ये सब करूंगा। अगले चंद दिनों में मैंने अपने गांव जाने की तैयारी शुरू की। एमिलिया ने मेरे फैसले पर खुशी का इजहार किया, लेकिन वो मेरे चेहरे पर मौजूद कश्मकश को समझ रही थी। उसने कहा, हमाद, मुझे यकीन है कि तुम ये सब कर लोगे। लंदन से गांव का सफर शुरू हुआ। रास्ते भर मेरी सोचें माजी की तल्ख यादों में उलझी रहीं। मैं अपने वालिदैन के गुस्से को, नौरीन के दुख भरे चेहरे को और अपनी जल्दबाजी में किए गए फैसले को याद कर रहा था। गांव पहुंचते ही मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम के साथ माजी की यादें ताजा हो रही थीं। वो लम्हे जब मैंने खुद को उन लोगों से दूर कर लिया था जो मेरी जिंदगी का हिस्सा थे। जैसे ही गांव की गलियों में दाखिल हुआ, वहां की तब्दीलियों ने मुझे हैरान कर दिया। वही कच्चे रास्ते, वही दरख्त, लेकिन लोगों के चेहरे और माहौल में एक नया रंग नजर आ रहा था। गांव के दरमियान एक बड़ा कम्युनिटी सेंटर नजर आया जो पहले यहाँ नहीं था। बच्चे वहाँ खेल रहे थे और कुछ औरतें सिलाई कढ़ाई कर रही थीं। मैंने एक बूढ़े शख्स से पूछा, ये सब क्या है? उसने कहा, ये हमारी नौरीन बेटी का कारनामा है। इसने इस गांव की शक्ल बदल दी है। ये सुनकर मैं हैरत में पड़ गया। क्या ये वही नौरीन है जिसे मैंने जाहिल गवार समझकर छोड़ दिया था? मैं दिल में उसकी तब्दीली का तस्वुर भी नहीं कर सकता था। घर पहुंचा तो अम्मा ने मुझे गले लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी और शिकायत दोनों थी। अम्मा ने कहा, तुम्हें कितने दिन लग गए हमें याद करने में? मैंने उनके हाथ थामकर कहा, अम्मा, मुझे माफ कर दो। अब्बा सहन में बैठे थे, उनके चेहरे पर खामोशी थी। मैंने उनके करीब जाकर कहा, अब्बा,
میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے لیکن اب میں اسے سدھارنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا وقت گزر چکا ہے حماد، اب تمہیں اپنی بات ثابت کرنی ہوگی۔ میں نے اماں سے نورین کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے مسکراتے ہوئے کہا وہ اب اس گاؤں کی شان ہے، جسے تم نے کمزور سمجھا وہ سب سے مضبوط نکلی۔ اس نے اپنی محنت سے نہ صرف اپنی زندگی بدلی بلکہ پورے گاؤں کی قسمت بدل دی۔ یہ سن کر میرے دل میں پچھتاوا مزید بڑھ گیا۔ اماں نے کہا وہ کمیونٹی سینٹر جو تم نے راستے میں دیکھا ہوگا نورین نے بنایا ہے، وہ عورتوں کو خود مختار بنانا چاہتی ہے، انہیں تعلیم، ہنر سب کچھ سکھاتی ہے۔ اگلے دن میں نورین سے ملنے کے لیے گیا۔ وہ کمیونٹی سینٹر میں بچوں کو پڑھا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خود اعتمادی کی چمک تھی۔ وہ ایک الگ شخصیت کی مالک لگ رہی تھی۔ وہ وہی نورین تھی لیکن اس کی آنکھوں میں وہ معصومیت اب پختگی میں بدل چکی تھی۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھا، پھر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ اس کا یہ رویہ میرے دل میں عجیب سی خلش پیدا کر گیا تھا۔ میں نے کہا نورین، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ نورین نے بچوں کو ایک طرف جانے کا اشارہ دیا اور میرے قریب آ کر بولی کہو کیا بات ہے؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا نورین، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں جو کچھ میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے۔ نورین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تمہیں لگتا ہے کہ یہ ایک لفظ سب کچھ ٹھیک کر دے گا؟ کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اس وقت میں نے کیا محسوس کیا ہوگا؟ میں نے کہا نورین، مجھے احساس ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، میں نے تمہیں کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ نورین نے کہا حماد، وہ دن گزر چکے ہیں، میں اب وہ نورین نہیں ہوں جسے تم نے جاہل اور گوار کہہ کر چھوڑ دیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی خود سنواری ہے اور مجھے کسی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ میرے دل میں ایک عجیب الجھن تھی۔ گاؤں واپس آ کر میں نے نورین کو ایک بالکل مختلف روپ میں دیکھا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی میری نظر میں جاہل اور گوار تھی اب ایک مضبوط، خود مختار اور باوقار خاتون بن چکی تھی۔ نورین کی محنت اور عزم نے نہ صرف اس کی اپنی زندگی بدلی تھی بلکہ پورے گاؤں کو بھی بدل دیا تھا۔ میرے دل میں پچھتاوے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی تھی۔ میں نورین کو دیکھ کر سوچنے لگا کہ وہ کتنی عظیم ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے ایمیلیا کی یاد بھی ستاتی تھی جس سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے لیے سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ میں اماں کے پاس بیٹھا تھا۔ اماں نے کہا حماد، تمہاری شکل پر یہ اداسی کیوں ہے؟ کیا ہوا؟ کیا تم یہاں آ کر خوش نہیں ہو؟ میں نے گہری سانس لی اور کہا اماں، میں خود نہیں جانتا کہ میرے دل میں کیا چل رہا ہے۔ اماں نے کہا بیٹا، کبھی کبھی دل کے معاملات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن جو صحیح ہے وہ دل خود بتا دیتا ہے۔ اماں، میں نورین کو دیکھ کر حیران ہوں، وہ کتنی بدل گئی ہے، وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ اماں مسکرائیں اور کہا بیٹا، وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، تم نے اسے دیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ آخر کار میں نے اپنے دل کی بات والدین کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔ میں اماں اور بابا کے کمرے میں آیا۔ کمرے کا ماحول پرسکون تھا لیکن میرے دل میں طوفان برپا تھا۔ والد اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور پاس ہی اماں ہاتھ میں تسبیح لیے دعاؤں میں مشغول تھیں۔ میرے قدم تھوڑے ڈگمگا رہے تھے لیکن دل میں تھا کہ آج ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے گلا صاف کیا اور ان کے قریب جا کر کہا مجھے آپ دونوں سے ایک بات کرنی ہے۔ میں نے آہستہ سے کہا تو میرے لہجے کی گہرائی نے ان دونوں کی توجہ فوراً اپنی طرف کھینچ لی۔ امی نے دعا بند کی اور مجھے غور سے دیکھنے لگیں جبکہ والد نے بھی اپنا منہ میری طرف کر دیا۔ کیا ہوا بیٹا، خیریت ہے؟ اماں نے محبت اور مگر فکر مندی سے پوچھا۔ جی خیریت ہے، بس ایک اہم بات ہے جو آپ دونوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائے ہوئے کہا۔ دل دھڑک رہا تھا لیکن یہ سب کچھ ان کے سامنے کہنا آسان نہیں تھا۔ کہو، ہم سن رہے ہیں۔ والد کی گہری آواز میرے کمرے میں گونجی جو اس وقت میرے دل کو مزید بوجھل کر رہی تھی۔ بابا، میں نے آپ سے پہلے کبھی ذکر نہیں کیا لیکن میری ملاقات لندن میں ایک لڑکی سے ہوئی تھی۔ اس کا نام ایمیلیا ہے۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت سمجھدار ہے اور میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ میری زندگی کا اہم حصہ بن سکتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میرا دل دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بابا نے گہری سانس لی اور اپنی نظروں کو مجھ پر مذکور کر لیا۔ امی نے تسبیح کو اپنی مٹھی میں مضبوطی سے تھام دیا۔ بیٹا، تم نے پہلے کبھی ہمیں کچھ نہیں بتایا۔ امی کی آواز میں حیرت اور ہلکی پریشانی جھلک رہی تھی۔ امی، یہ سب اتنا آسان نہیں تھا کہ فوراً بتا دوں۔
एमिलिया मेरे ऑफिस में जॉब करती हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत हुई और फिर मुझे लगा कि वो मेरे लिए ठीक है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो हमारे जैसी नहीं है। वो एक मुख्तलिफ पस मंज़र से है। मैंने वज़ाहत दी, मुख्तलिफ पस मंज़र। वालिद ने पहली बार अपनी खामोशी तोड़ी। उनकी आवाज़ में ठहराव था, लेकिन आंखों में गहरी फ़िक्र नुमायाँ थीं। क्या तुम्हें अंदाज़ा है कि ये फ़र्क कितना बड़ा हो सकता है? क्या तुमने उस बात पर गौर किया कि वो हमारे साथ कैसे एडजस्ट करेगी? क्या वो हमारी ज़िंदगी, हमारी रिवायात को कबूल कर पाएगी? मैंने इन सवालों के बारे में सोचा था, लेकिन जवाब मेरे पास मुकम्मल तौर पर नहीं था। बाबा, एमिलिया एक अच्छी लड़की है, वो समझदार है और वो मेरे लिए बहुत अहम है। मैंने धीरे से कहा, मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं होती हम्माद। बाबा की आवाज इस बार थोड़ी सख्त थी। मोहब्बत कुर्बानी का तकाजा करती है, समझदारी का तकाजा करती है। तुमने इसके बारे में सोचा कि वो हमारी दुनिया में कैसे एडजस्ट करेगी, या फिर तुमने अपनी जिंदगी के सिर्फ इस हिस्से के बारे में सोचा जो तुम्हारे और उसके दरमियान है? मेरे पास अल्फाज नहीं थे। वालिद की बातों ने मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा कर दी। क्या वाकई मैंने सिर्फ अपने जज्बात के बारे में सोचा था? क्या मैंने उनके बारे में या अपनी रिवायात के बारे में कुछ नहीं सोचा? बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं, लेकिन ये खुशी आर्जी ना हो। हम चाहते हैं कि तुम एक मुतमईन और मुकम्मल जिंदगी गुजारो। अम्मी ने आहिस्तगी से कहा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो जब्त किए हुए थी। मैंने गहरी सांस ली और उनके सामने बैठ गया। अम्मी, बाबा, मैं जानता हूँ कि ये फैसला आसान नहीं है, और मैं जानता हूँ कि मैं आप दोनों के लिए हमेशा अहम रहा हूँ, लेकिन एमिलिया भी मेरे लिए अहम है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप उसे एक मौका दें। शायद शायद आप भी उसे पसंद करें। वो दोनों खामोश हो गए। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक की आवाज आ रही थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर परेशानी और गहरे सोच के आसार थे। ये रात मेरे लिए निहायत अहम थी, लेकिन ये सवाल भी बाकी था कि क्या वो मेरी बात को समझ पाएंगे। गांव की जिंदगी ने हमेशा मुझे एक अजीब सी अपनायत दी थी, लेकिन इस बार जब मैं वापस आया तो दिल में अजीब सा बोझ था। एमिलिया के साथ गुजरे वक्त के हसीन लम्हे और वालिदैन की बातों का दबाव मेरे जहन में हलचल मचा रहा था। इन सब के दरमियान नौरीन की मौजूदगी मेरे लिए एक मामूली बात थी। वो हमेशा से हमारे आसपास थी, हमारे दुख सुख की साथी थी, लेकिन इस बार मैंने उसे कुछ अलग अंदाज में महसूस किया था। दोपहर के वक्त मैं बाबा के कमरे के करीब से गुजर रहा था। कमरे के दरवाजे के पीछे से नौरीन की आवाज आ रही थी। वो हंसी मजाक कर रही थी और मेरे वालिद कहके लगा रहे थे। मैंने रुककर झांकने की कोशिश की। नौरीन उनके लिए दवा लेकर आई थी। उसने उनकी दवाइयों का डब्बा खोला, दवा निकालकर उनके हाथ में दी और बड़े एतमाद के साथ कहा, चचा जी, ये दवा वक्त पर ले लिया करें, वरना मैं आपको खुद ठीक करने बैठ जाऊंगी और आपको मेरी बातें सुनना पड़ेंगी। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी बातें तो बीमारी को भी भगा देंगी। वो दोनों हंस रहे थे और मैं ये सब दरवाजे के बाहर से देख रहा था। उनके दरमियान ये मोहब्बत भरा मकालमा और नौरीन की खिदमत का अंदाज मेरे दिल में एक अनजाने सुकून को भर रहा था, लेकिन ये एहसास मेरे लिए नया था, अजनबी था। मैंने उस लम्हे को झटकने की कोशिश की और आगे बढ़ने लगा। शाम को जब मैंने बाबा से हाल पूछा तो वो बोले, हम्माद, नौरीन जैसी बेटी का होना अल्लाह का करम है। वो ना सिर्फ हमारी मदद करती है, बल्कि दिल को सुकून भी देती है। तुमने देखा है कि वो तुम्हारी माँ का कितना ख्याल रखती है। मैंने खामोशी से सर हिलाया, लेकिन दिल में अजीब सी कैफियत थी। उस रात मैं काफी देर तक सो नहीं सका। नौरीन की बातें मेरे दिलो दिमाग में गूंजती रही। उसका अंदाज, उसकी सादगी और उसकी बेलौस मोहब्बत, ये सब कुछ मेरे लिए नया था। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं वाकई अमेलिया के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकता हूँ? क्या वो मेरी इस दुनिया का हिस्सा बन सकती है, या फिर नौरीन जो हमेशा हमारे साथ रही मेरे लिए एक बेहतर साथी हो सकती है? ये सवाल मेरे दिल में बार बार उभर रहे थे और हर बार नौरीन की हंसती मुस्कुराती सूरत और उसका ख्याल रखने वाला अंदाज मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा करता रहा, लेकिन मैं इस एहसास को दबाने की कोशिश कर रहा था। शायद मैं खुद से भाग रहा था। यहाँ की हर गली, हर दरख्त मेरे बचपन की यादों का गवाह थी। लेकिन जब इमेलिया अपने वालिदैन के साथ यहाँ आई तो मैंने पहली बार महसूस किया कि हम दोनों की दुनिया कितनी मुख्तलिफ है।
वो लंदन के हलचल भरे माहौल में पली बड़ी थी, जहाँ हर चीज जदीद और सहूलत से भरपूर होती है। एमिलिया के वालिदैन, जो कई दहाइयों पहले पाकिस्तान छोड़कर लंदन जा बसे थे, अपनी बेटी के साथ गांव में कदम रखते ही परेशानी में मुब्तला हो गए। उनके चेहरों पर अजीब सी बेजारी थी। एमिलिया की माँ ने इधर उधर देखते हुए कहा, ये जगह तो बहुत पसमानदा है, हम आज यहाँ जिंदगी कैसे गुजरती होगी। उनके लहजे में हैरत भी थी और बेसब्री भी। एमिलिया ने उनसे कहा, मम्मा, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये एक गांव है। मैंने आगे बढ़कर उन्हें खुशामदीद कहा। एमिलिया के वालिद ने मेरे हाथ को थामते हुए कहा, हमाद बेटा, तुम एक पढ़े लिखे और समझदार लड़के लगते हो, लेकिन हमें हैरानी हो रही है कि तुम जैसे लड़के को यहाँ रहकर कैसा लगता होगा। लंदन में रहने की आदत हो जाए तो ऐसी जगह पर जिंदगी मुश्किल हो जाती है। उनके लहजे में किसी हद तक नरमी थी, लेकिन अल्फाज दिल पर तीर की तरह लग रहे थे। एमिलिया ने भी शिकायती अंदाज में कहा, हमाद, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ की जिंदगी इतनी मुश्किल होगी। ये जगह तो बहुत छोटी और सादा है, यहाँ तो कुछ करने को भी नहीं है। उसके अल्फाज मेरे दिल को चीर गए, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखा और मुस्कुराते हुए कहा, एमिलिया, ये जगह सादा है, लेकिन यहाँ की सादगी में खूबसूरती है जो शायद लंदन की खूबसूरत जिंदगी में नहीं मिल सकती। रात के खाने के बाद हम दोनों छत पर खड़े थे। एमिलिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, हम लंदन में ऐसी जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने उसकी बात सुनकर कहा, एमिलिया, ये सब वक्ती बातें हैं। जिंदगी में सुकून और मोहब्बत ही अहम है और वो हमें कहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन एमिलिया ने फौरन हंसकर जवाब दिया, हमाद, ये सुकून तुम्हें लगता है, मैं तो यहाँ एक दिन भी गुजार नहीं सकती। अगर हम शादी करेंगे तो हमें लंदन वापस जाना होगा। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, एमिलिया, मेरे वालिदैन ने अपनी पूरी जिंदगी मुझे इस मकाम पर पहुंचाने में लगा दी है, मैं उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। एमिलिया ने सख्त लहजे में कहा, हमाद, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ, मैंने उन्हें कभी नहीं छोड़ा और ना छोड़ सकती हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो तुम्हें मेरे साथ लंदन में रहना होगा। उसकी ये बात मुझे हिला गई। मैंने धीरे से कहा, एमिलिया, मोहब्बत कुर्बानी का नाम है, लेकिन तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हो। एमिलिया ने खफगी से कहा, हमाद, मोहब्बत में अपनी जरूरियात का ख्याल रखना भी जरूरी होता है। इस गुफ्तगू ने मेरे दिल को गहरा सदमा पहुंचा दिया था, लेकिन मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। मेरे अंदर एक जंग शुरू हो चुकी थी। क्या मैं अपनी दुनिया छोड़कर एमिलिया की दुनिया का हिस्सा बन सकता हूँ, या फिर ये मोहब्बत हमारी दुनिया को एक साथ जोड़ने की ताकत नहीं रखती। ये सवालात मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो गए थे और मैं बेबसी से उनके जवाबात तलाश करने लगा था। एमिलिया के जाने के बाद गांव का हर मंजर मुझे वीरान सा लगने लगा था। एमिलिया वापस लंदन जा चुकी थी और उसके साथ मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भी चला गया था। गांव की जिंदगी मामूल पर थी, लेकिन मेरे अंदर एक तूफान बरपा था। हर लम्हा यही सोचता कि क्या वाकई मोहब्बत इतनी कमजोर हो सकती है कि दो लोगों के बीच एक पल भी ना बन सके। कई दिनों तक मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की। कभी अपने वालिदैन के चेहरे को देखकर सुकून तलाश करता, कभी नौरीन की खिदमत गुजारी को देखकर ये यकीन दिलाने की कोशिश करता कि शायद यही मेरी जिंदगी की हकीकत है। लेकिन दिल के किसी कोने में एक सवाल कांटे की तरह चुभ रहा था। क्या मैंने इमिलिया को वाकई समझाने की पूरी कोशिश की? क्या उससे बात किए बगैर यूं हार मान लेना दुरुस्त है? फिर आखिर एक दिन मैंने फैसला किया, मैं लंदन जाऊंगा, इमिलिया से एक बार फिर बात करूंगा, शायद उसे समझा सकूं, शायद वो मेरी दुनिया को कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। इस फैसले के साथ ही मैंने तैयारी शुरू की, वालदैन से इजाजत ली। वो कुछ झिझके, लेकिन मेरी खुशी को देखकर खामोश हो गए। लंदन पहुंचते ही एमिलिया के घर जाने से पहले मैंने कई बार खुद को समझाया, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। उसके घर का दरवाजा मेरे सामने था। मैंने बेल बजाई और चंद लम्हों बाद दरवाजा खुला। एमिलिया खुद सामने थी। हैरत और खुशी की मिली जुली कैफियत उसके चेहरे पर नुमायां थी। हमाद, तुम यहाँ? उसके लहजे में हैरत थी। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, हाँ एमिलिया, मैं यहाँ हूँ, क्या अंदर आ सकता हूँ? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला और मुझे अंदर बुलाया। उसके घर की हर चीज इतनी शानदार और नफीस थी कि मेरे गांव की सादगी उसके सामने मान पड़ गई। लेकिन उस वक्त मेरा ध्यान उन चीजों पर नहीं था। मैं सिर्फ एमिलिया को देख रहा था और सोच रहा था कि कैसे अपनी बात शुरू करूं। हमाद,
क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों आए हो? उसने कप चाय मेरे सामने रखते हुए पूछा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, एमिलिया, मैं तुमसे बात करने आया हूँ। मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि मोहब्बत सिर्फ एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की दुनिया को समझने और कबूल करने का भी है। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे वो मेरी बात को समझने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसकी आंखों में वही सवाल था जो उस दिन गांव में था। हमाद, मैं तुम्हें पहले ही कह चुकी हूँ, मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हूँ। मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे गांव की महदूद जिंदगी में नहीं रह सकती। ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, मैंने धीरे से कहा। और मैं भी अपने वालिदैन का वाहिद सहारा हूँ। एमिलिया, मैं भी उन्हें छोड़ नहीं सकता, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि हम दोनों अपनी मोहब्बत के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालें? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे की दुनिया को थोड़ा सा बदल सकते हैं? एमिलिया ने कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा, हम्माद, तुम्हारी बातों में सच्चाई है, लेकिन हकीकत ये है कि मैं खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपनी दुनिया को छोड़कर तुम्हारी दुनिया में नहीं जा सकती, और शायद तुम भी अपनी दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में नहीं आ सकते। उसके अल्फाज मेरे दिल को तोड़ने के लिए काफी थे। मैंने एक आखिरी कोशिश की, एमिलिया, मोहब्बत सिर्फ अपने लिए जीने का नाम नहीं, मोहब्बत में कुर्बानी भी होती है। हम दोनों अगर एक दूसरे से वाकई मोहब्बत करते हैं, तो हमें अपनी दुनिया को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करनी होगी। एमिलिया ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन उसके लहजे में सख्ती थी। हमाद, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती, और शायद तुम भी मुझे मजबूर नहीं कर सकते। अगर हमारी मोहब्बत को इतना ही बदलाव चाहिए, तो शायद ये मोहब्बत हमारी नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वो अज़म था जो मेरे हर लफ्ज को रद्द कर रहा था। मैंने धीरे से कहा, शायद तुम सही कह रही हो, एमिलिया। शायद हमारी मोहब्बत हमारी दुनिया के लिए नहीं बनी थी, लेकिन ये मानना आसान नहीं होगा। एमिलिया ने आहिस्ता से कहा, हम आज कुछ चीजें हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होती। मैंने उसकी तरफ आखिरी बार देखा, जैसे अपनी जिंदगी के सबसे कीमती ख्वाब को अलविदा कह रहा हूँ। फिर मैं उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा और बगैर पलट कर देखे बाहर निकल आया। लंदन की सर्द हवा ने मुझे लपेट में ले लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर की ठंडक कहीं ज्यादा गहरी थी। मैं हमेशा के लिए लंदन को छोड़कर आ गया। गांव की जिंदगी जब मेरे कदमों के नीचे आई, तो दिल को कुछ सुकून सा महसूस हुआ, लेकिन ये सुकून आर्जी था, क्योंकि अंदर एक बेचैनी अब भी मौजूद थी। लंदन से वापस आने का सफर जिस्म के लिए आसान था, मगर दिल के लिए बेहद मुश्किल। मेरे अंदर एक खला था जो एमिलिया की जुदाई ने पैदा किया था, लेकिन मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद यही मेरा मुकद्दर था। मैं जैसे ही घर के करीब पहुंचा, तो सामने से नौरीन को आते देखा। उसके हाथ में दवाइयों की थैली थी और चेहरे पर वही संजीदगी जो हमेशा उसका खासा रही है। मुझे देखकर वो कुछ लम्हे ठटकी, फिर धीरे से कहा, आप वापिस आ गए हैं हमाद? मैंने सर हिलाया। हाँ, वापिस आ गया हूँ। सब ठीक है ना नौरीन? मैंने गहरी सांस ली और कहा, जी सब ठीक है, लेकिन चचा जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने आराम का कहा है। ये सुनते ही मेरे कदम तेज हो गए। मैं तेजी से घर के अंदर गया तो अब्बू चारपाई पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा थकन से चूर लग रहा था। अम्मी उनके पास बैठी थीं। मुझे देखते ही उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हम, आज तुम आ गए बेटा। मैंने उनके हाथ थाम लिए। जी अम्मी, मैं आ गया हूँ और आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। अब्बू ने धीरे से कहा, बेटा, हमने कभी तुम्हें रोका नहीं, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी हमें हमेशा महसूस होती है। उनके ये अल्फाज मेरे दिल पर गहरा असर कर गए। मैंने उनसे वादा किया कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अम्मी ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है नौरीन, जो हमारी खिदमत में लगी रहती है, वरना हमें बहुत मुश्किल होती। नौरीन का नाम सुनते ही मेरा ध्यान उसकी तरफ गया। मैंने गौर किया कि कैसे उसने बेलौस होकर मेरे वालिदैन का ख्याल रखा, और उसके मुकाबले में एमिलिया की खुदगर्जी ने मेरे दिल को ठेस पहुंचाई थी। मैं सोचने लगा कि मोहब्बत सिर्फ जज्बात का नाम नहीं, बल्कि खिदमत, कुर्बानी और दूसरे की खुशी के लिए जीना भी मोहब्बत ही की शक्ल है। नौरीन कभी बाबा की दवाई लेकर आती, तो कभी उनके लिए परहेजी खाने का इंतजाम करती। मैं अक्सर उसे देखता रहता और सोचता कि कैसे मैंने उसे हमेशा नजरअंदाज किया, हालांकि वो मेरे वालिदैन के लिए एक मसीहा साबित हुई है। एक दिन मैंने हिम्मत की और उससे बात करने का फैसला किया। जब वो बाबा के लिए परहेजी खाना लेकर आई, तो मैंने कहा, नौरीन। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, जी हमाद, कहिए।
मैंने गहरी सांस ली और कहा, नौरीन मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम जैसी लड़की ही जिंदगी का असल सहारा बन सकती है। नौरीन ने हैरत से मेरी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोली नहीं। मैंने अपनी बात जारी रखी, नौरीन मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे जज्बात को कभी अहमियत नहीं दी, लेकिन आज मैं ये मानता हूँ कि शायद तुम ही मेरे लिए सही साथी हो। क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारने के लिए तैयार हो? नौरीन की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सर झुकाया और फिर इस बात में सर हिलाया। उस लम्हे मेरे दिल को ऐसा सुकून मिला जो मैंने शायद कभी महसूस नहीं किया था। मुझे लगा कि मेरी जिंदगी की अधूरी कहानी को अब मुकम्मल होने का मौका मिल गया है। मैंने उसके हाथ थामे और दिल से शुक्र अदा किया कि मेरी जिंदगी में नौरीन जैसी लड़की मौजूद है, जो ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरे वालिदैन की भी सबसे बड़ी खुशी है।